हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकबोर्ड 2.0 में। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12 के बच्चों के लिए आप लोग का सब्जेक्ट रहने वाला है बच्चों इकोनॉमिक्स। आर्ट्स के बच्चों के लिए अगर कोई बच्चे साइंस और कॉमर्स के भी यूज कर रहे हैं तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। आप लोग का अलग से चूँकि आप लोग का पता होगा इंटर साइंस और इंटर कॉमर्स का अलग से इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आता है और आर्ट्स का अकेले अलग आता है। तो जो बच्चे साइंस और कॉमर्स से यूज कर रहे हैं वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तब आप लोग का अलग से वीडियो आ जाएगा। फिलहाल ये वीडियो आप लोग का केवल आर्ट्स का रहने वाला है, जिस सब्जेक्ट रहने वाला इकोनॉमिक्स क्लास 12 के बच्चों के लिए। तो फाइनल एग्जाम बच्चों आप लोग को बताते चलें, क्लास 12 के आर्ट्स के बच्चों के लिए जो इकोनॉमिक्स पेपर है ये आपका 20 फरवरी को होने वाला है ना बच्चों। आप लोग अगर रूटीन देखोगे तो 20 फरवरी को होने वाला है। तो 20 फरवरी में जो क्वेश्चंस आएंगे बच्चों उसका टॉप वीवीआई क्वेश्चन जो है सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा और यही सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में छपने वाला है इकोनॉमिक्स पेपर में बच्चों। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इकोनॉमिक्स का 3 वीडियो लेकर आने वाले हैं और तीनों ही बच्चों वीवीआई क्वेश्चन रहेंगे, जिससे सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। साथ ही बच्चों अगर जो बच्चे नए हैं उन लोगों को जानकारी दे दें, इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों का इस चैनल के माध्यम से क्लास 8 से लेकर 12 तक का संपूर्ण तैयारी कराया जाता है। साथ ही साथ रेल प्रोजेक्ट टेस्ट का ओरिजिनल क्वेश्चन आंसर अपलोड किया जाता है। तो बच्चों अगर जो बच्चे नए हैं उनको पता नहीं होगा इसलिए बता दे रहे हैं, रेल प्रोजेक्ट टेस्ट का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर इसी चैनल के माध्यम से केवल मिलता है बच्चों। तो वीकली जो टेस्ट होता है, साप्ताहिक टेस्ट होता है, उसका क्वेश्चन आंसर आप लोग को चाहिए। इस बार सैटरडे को एग्जाम होने वाला है, तो आप लोग जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उस दिन आपका ओरिजिनल पेपर मिलने वाला है। साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पर बने रहते हैं तो आप लोग का फाइनल एग्जाम का भी पेपर मिलने वाला है बच्चों। इसलिए अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देर न करते हुए बच्चों चलिए आप लोग को बताते चलें कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, इसका क्वेश्चन आंसर इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं, जो कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे देखेंगे बच्चों, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए देर न करते हुए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों आप लोगों के बीच में पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, अर्थव्यवस्था की किस समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीकी का चयन से है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कैसे उत्पादन करें। ये राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता का मान होता है। तो बच्चों कुल उपयोगिता का अधिकतम मान तब होता है जब सीमांत का मान कितना होता है, 0 होता है। तो 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, अगर आप लोग के पास नहीं है तो आप लोग नोट्स भी कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। चलिए, ताकि आप लोग के एग्जाम में काम आए। सामान्यतः एक उदासीनता का वक्र होता है बच्चों। तो सामान्यतः जो एक उदासीनता का वक्र क्या होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मूल बिंदु की ओर उत्तल। मूल बिंदु की ओर उत्तल करते हैं तब जाके एक उदासीनता वक्र होता है बच्चों। तो आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया, सामान्यतः एक मांग वक्र की ढाल होती है। एक मांग होता है बच्चों, उसका वक्र ढाल कैसा होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा आपका बी, ऋणात्मक होता है। मांग जो है वक्र ढाल कैसा होता है, तो ऋणात्मक होता है बच्चों। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो गया, बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, एक सरल रेखा मांग को वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की कीमत लोच होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 5 का राइट आंसर आपका बी, 1। कितना होता है, 1 हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, निम्न में से किस वक्र का आकार उल्टा यू आकार का होता है बच्चों। तो कौन सा ऐसा वक्र है जिसका यू आकार का आपका आकार होता है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 का डी, आपका औसत उत्पाद का आकार कैसा होता है बच्चों, उल्टा यू जैसा होता है। ठीक है, याद रखिएगा 6 का क्या राइट आंसर हो जाएगा, 6 का डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, उत्पादन फलन Q = AL अल्फा के बीटा में पैमाने का प्रतिफल की माप क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा बच्चों ए, अल्फा प्लस बीटा। राइट आंसर क्या हो जाता है, अल्फा प्लस बीटा, राइट आंसर हो जाएगा 7 का ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, सीमांत लागत और औसत लागत एक दूसरे के बराबर होती है जब। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका डी। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, औसत लागत न्यूनतम होता है। औसत लागत न्यूनतम कब होता है, जब सीमांत लागत और औसत लागत एक दूसरे का बराबर होती है बच्चों, तब औसत लागत क्या होता है, न्यूनतम होता है। 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 में बच्चों पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा वक्र उत्पाद अक्ष के समांतर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा बच्चों आपका ए, कुल स्थिर वक्र।
कुल स्थिर वक्र लागत एक ऐसा वक्र लागत होता है जिसमें आपका उत्पाद है यच के समांतर होता है बच्चों। किसके समांतर होता है? यच के समांतर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो गया आपका? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो गया आपका ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में किस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन होता है? तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में किस प्रकार का वस्तुओं का उत्पादन होता है बच्चों? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 10 का सी, समरूप होता है। कैसा होता है? समरूप। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि होने से उस वस्तु की पूर्ति की मात्रा 6% बढ़ जाती है, तो वस्तु की पूर्ति कीमत लोच मान क्या होगा बच्चों? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1.2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1.2। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 का क्या राइट आंसर हो जाएगा? 1.2। याद रखिएगा 5% 6% रहता है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1.2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म की हानि होती है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? अल्पकाल का जो फॉर्मूला होता है जिसमें फर्म की हानि होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो राइट आंसर आपका बच्चों याद रखिएगा 12 का डी हो जाएगा। पी जो है वो छोटा होता है एसी से, पी कम होता है किससे? एसी से। राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा आपका? डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं बच्चों यदि किसी वस्तु की बाजार मांग तथा बाजार आपूर्ति क्रमशः डी और एस है तो बाजार संतुलन को निम्न में से किस स्थिति से दर्शाया जा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 13 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। देखिए बच्चों मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में याद रखिएगा 99% चांस रहता है, एकदम बोलते हैं ना प्रचार वगैरह में देखते हैं 90.99% चांस रहता है आपका इनमें से सभी वाला सही हो जाता है बच्चों। तो अगर आप लोग को नहीं आ रहा होगा तो जरूर टिक कीजिएगा इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो गया आपका? डी, इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया पूर्ति आधिक्य की स्थिति में किस वस्तु की कीमत में होने वाले की प्रवृत्ति होती है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर आपका बी, कमी होता है बच्चों। पूर्ति के जब आधिक्य की स्थिति में किसी वस्तु की कीमत में क्या होती है? कमी होने से क्या होता है? प्रवृत्ति होती है। कमी होने से प्रवृत्ति होती है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 14 का क्या राइट आंसर हो गया आपका? बी, कमी होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है फर्मों के मुक्त प्रवेश तथा निकास की स्थिति में बाजार की कीमत सदैव किसके बराबर होती है बच्चों? तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, न्यूनतम औसत लागत। फिर से बताते हैं एक बार, फर्मों के मुक्त प्रवेश तथा निकास की स्थिति में बाजार की कीमत सदैव न्यूनतम और औसत लागत के बराबर होती है बच्चों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 का सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है उच्चतम निर्धारित कीमत से बाजार में की स्थिति उत्पन्न होती है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है बच्चों बी, मांग की आधिक्य से। मांग की आधिक्य से क्या होता है? उच्चतम निर्धारित कीमत से बाजार में मांग की आधिक्य की स्थिति में उत्पन्न होती है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो गया बच्चों? क्वेश्चन नंबर 16 का बी राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है एकाधिकार में फर्मों की संख्या कितनी होती है? एकाधिकार में बच्चों फर्मों की संख्या कितनी होती है? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि एक होती है। कितना होती है? एक होती है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों। अगर आर्ट्स इकोनॉमिक्स थोड़ा सा सब्जेक्ट ऐसा होता है जो कम समझ में आता है, तो बच्चों अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट एकदम याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि यही सब क्वेश्चन क्या है आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए बच्चों आप एकदम डायरेक्ट याद करते चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है एक अधिकारी नियंत्रित कर सकता है। एक अधिकारी बच्चों क्या क्या नियंत्रित कर सकती है? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बच्चों देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, केवल कीमत को, केवल उत्पादन मात्रा को। जो एक अधिकारी होता है वो किसको नियंत्रित कर सकता है? केवल कीमत को, केवल उत्पादन मात्रा को, या फिर कीमत और उत्पादन मात्रा दोनों को करेगा बच्चों, या फिर कीमत या उत्पादन मात्रा में किसी एक को। तो देखिए बच्चों जो एकाधिकारी होता है ना वो केवल कीमत को एकाधिकार कर सकता है या फिर उत्पादन मात्रा को, दोनों में से किसी एक को करेगा बच्चों। राइट आंसर याद रखिएगा 18 का क्या हो जाएगा? 18 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कीमत या उत्पादन मात्रा में से किसी एक को एकाधिकारी कर सकता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया जिस बाजार संरचना में केवल दो फर्म होते हैं बच्चों उसे क्या कहा जाता है? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी, द्वितीय अधिकारी। देखिए यहाँ पे दो याद रखिएगा, दो फर्म और दो से क्या हो जाएगा? द्वितीय हो जाएगा, तो द्वितीय अधिकार सही हो जाएगा बच्चों। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर में पूछा गया है
कार्टेल निर्माण किस प्रकार की बाजार संरचना में संभव है? जो कार्टेल का निर्माण होता है बच्चों, जो कार्टेल का निर्माण होता है वो किस प्रकार का बाजार संरचना में संभव होता है? तो 20 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द्विवेधिकार। जो यहाँ पे भी पढ़े थे बच्चों, द्विवेधिकार एक ऐसा बाजार होता है जिसमें कार्टेल निर्माण संभव होता है। तो 20 का राइट आंसर क्या हो गया बच्चों? 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। 21 में पूछा गया है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। देखिए बच्चों, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है बच्चों, बुक है। इसका लेखक का नाम यानी कि ऑथर का नाम आप लोग को याद कर लीजिए। 21 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि J.M. केन्स, बिल्कुल सही हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्टेड एंड मनी, जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो पैसा पर इंटरेस्ट होता है बच्चों, उसका लेखक कौन था? तो याद रखिएगा J.M. केन्स। J.M. केन्स, एम से क्या होता है बच्चों? एम से मनी होता है, और यहाँ मनी मैच कर गया तो यहाँ से आप लोग याद कर लीजिएगा एम यानी कि मनी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो गया? सी, बिल्कुल सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों 22 में। 22 में पूछा गया GDP और NDP में क्या संबंध है? देखिए बच्चों, GDP होता है किसी देश का और NDP में क्या संबंध होता है बच्चों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 का GDP बराबर क्या होता है? NDP प्लस मूल ह्रास, यानी कि GDP जो हम लोग का बनता है बच्चों वो क्या बनता है? जितना NDP का रहेगा, जितना मूल ह्रास का, वो दोनों को जोड़ेंगे तब जाके क्या निकलता है? GDP। तो बच्चों इस प्रकार 22 का राइट आंसर क्या हो गया? बिल्कुल सी, बिल्कुल सही हो गया। GDP बराबर क्या होता है? NDP प्लस मूल ह्रास होता है GDP बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। तो 23 का देखिए बच्चों, 23 में पूछा गया है निम्न में से किस वस्तु के निर्माण में गेहूं एक मध्यवर्ती वस्तु है? किस वस्तु का निर्माण में बच्चों जो गेहूं है वो मध्यवर्ती वस्तु है? चपाती में, ब्रेड में, बिस्कुट में। देखिए बच्चों, ये सब जब बनता है तो डायरेक्ट ऐसा नहीं कि गेहूं से बनता है, मध्य यानी कि इसे बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी, इनमें से सभी। अभी आप लोग को बताए थे कि 99% चांस रहता है इनमें से सभी सही होता है बच्चों। ठीक है, तो चपाती, बिस्कुट, ब्रेड समय गेहूँ कैसा रोल करता है? मध्यवर्ती का रोल करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। 24 में पूछा गया है किसी वर्ष में GDP गणना में निम्न में से किस मद को शामिल नहीं किया जाएगा? देखिए बच्चों, अगर किसी वर्ष में अगर GDP का गणना होता है तो उसमें इस चारों ऑप्शन में से किसको शामिल नहीं करते हैं बच्चों? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि प्रयुक्त कार का विक्रय मूल्य। किसी भी कार का जब विक्रय मूल्य होता है प्रयुक्त, उसको हम लोग GDP में काउंट नहीं करते हैं बच्चों। नई कार मूल्य को शामिल करते हैं, शिक्षक का शिक्षण मूल्य शुल्क जो है उसको शामिल करते हैं, ब्रेड का मूल्य शामिल करते हैं बच्चों। कार का विक्रय मूल्य जो प्रयुक्त होता है, जो मान लीजिए कार प्रयुक्त हो रहा है, उसका विक्रय मूल्य हम लोग काउंट नहीं करते। जैसे मान लीजिए कोई एक बार गाड़ी खरीद लिया और उसके बाद कोई सेकंड हैंड में उसको कहीं बेच दिया तो उस टाइम उसका मूल्य काउंट नहीं होता है बच्चों। ठीक है, तो आप लोग 24 का राइट आंसर समझ पाए होंगे। 24 का बी सही होगा आपका, GDP की गणना में उसका शामिल नहीं करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 25 नंबर में। 25 में पूछा गया है निम्नलिखित में से किस विधि से GDP की गणना की जा सकती है? तो चार ऑप्शन दिया गया है बच्चों, चार में से समझेंगे कि GDP की गणना किस विधि से करते हैं। तो 25 का राइट आंसर होगा बच्चों आपका मूल्य वृद्धि, हाँ ये भी होता है, आय वृद्धि ये भी होता है, व्यय वृद्धि ये भी होता है। तो डी बिल्कुल सही हो गया बच्चों यहाँ पे, इनमें से सभी। 25 का राइट आंसर क्या हो गया बच्चों? डी। GDP के काउंट करने के लिए कौन कौन सा विधि अपनाते हैं? आय विधि को भी अपनाते हैं, मूल्य विधि को भी अपनाते हैं और व्यय विधि को भी अपनाते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या हो गया? डी, इनमें से सभी बिल्कुल सही हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। 26 में पूछा गया सन 2016 में किए गए विमुद्रीकरण में किस मूल्य के नोट को बाजार प्रचलन से बाहर किया गया था बच्चों? तो याद करिए 2016 में किस नोट को बाहर कर दिया गया था? तो 26 का राइट आंसर होगा बच्चों 500 रुपये का और 1000 रुपये का नोटबंदी हुआ था। तो बिल्कुल आप लोग का याद होगा, तो 26 का सी सही हो जाएगा। 2016 में किसको बाहर कर दिया गया था बच्चों? तो याद रखिएगा 500 रुपया और 1000 रुपये का जो नोट आता था बड़ा बड़ा वाला, उसको क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया, यानी कि प्रचलन से बाहर कर दिया गया। ठीक है, तो 26 का राइट आंसर क्या हो गया बच्चों? सी बिल्कुल सही हो गया। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर में। 27 का देखिए बच्चों, पूछा गया है वस्तु विनिमय प्रणाली का एक दोष निम्न में से कौन सा है? देखिए बच्चों, जब वस्तु विनिमय होता है, विनिमय मतलब एक दूसरी चीज़ को चेंज करना, तो इसका एक दोष क्या हो सकता है? तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। जब आवश्यकता का दोहरा संयोग यानी कि दोहरा चीज़ का अभाव होता है तो हम लोग उस टाइम क्या करते हैं? वस्तु विनिमय का प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या हो गया बच्चों? आवश्यकता का दोहरे संयोग का अभाव, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। 28 में बोला गया भारत का केंद्रीय बैंक निम्न में से कौन सा है? जो भारत का मेन बैंक होता है बच्चों, केंद्रीय बैंक, वो कौन सा है? तो 28 का राइट आंसर क्या हो गया? सी, भारतीय रिजर्व बैंक, जिसके बारे में आप लोग को थोड़ा सा और बता दें बच्चों, इसी को हम लोग RBI भी बोलते हैं।
आपका ध्यान से देखिएगा तो कोई भी नोट जो होता है, किसी भी नोट में आप लोग देखिएगा वहाँ पे लिखा रहता है भारतीय रिजर्व बैंक। ये भारत देश का क्या है, केंद्रीय बैंक है। इसका स्थापना बच्चों याद रखिएगा 1969 में हुआ था। ठीक है, चलिए सॉरी बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पे बता दें आप लोग को कि जो भारतीय अभी अब मैंने बताया था, जो भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना वो आपका 1935 में होता है बच्चों। डेट याद रखिएगा 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को बच्चों, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का जो होता है ये क्या होता है आपका स्थापना होता है। वहीं पे बच्चों जो अभी हम बताए थे कुछ देर पहले 1969 में बच्चों 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कितना बैंक टोटल याद रखिएगा, 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 में, तो यहाँ 28 का याद रखिएगा बच्चों, केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो भारतीय रिजर्व बैंक होता है, आरबीआई जिसको हम लोग कहते हैं। 29 में देखिए बच्चों, 29 में पूछा गया है निम्न में से किस परिस्थिति में मुद्रा की पूर्ति में कमी हो सकती है। कौन सा ऐसा परिस्थिति आता है बच्चों जिसमें मुद्रा की पूर्ति क्या हो सकता है, कमी हो सकता है। ऑप्शन है बैंक दर में कमी, नगद आरक्षित अनुपात, या आरबीआई के द्वारा प्रतिभूतियों का क्रय, या इनमें से सभी। तो क्वेश्चन में 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 29 का देखिए यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए बच्चों इनमें से सभी यहाँ पे नहीं लिया, हम जैसा कि बताए थे 99% चांस है, 1-2 अपवाद तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है बच्चों, तो निम्न में से किस परिस्थिति में मुद्रा की पूर्ति में कमी हो सकती है, तो याद रखिएगा नगद आरक्षित अनुपात CRR में वृद्धि। जब CRR यानी कि नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि होगा बच्चों, तब मुद्रा की पूर्ति में कमी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो 29 का राइट आंसर याद रखिएगा, 29 का क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है बच्चों आप लोगों का उपभोग फलन C = 100 + 0.5 में स्वायत्त उपभोग है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 30 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका 100। क्या हो जाएगा 100। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में बच्चों, एमपीसी के मान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सत्य है एमपीसी के मान में। तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 0 जो होता है वो लेस देन और इक्वल टू होता है एमपीसी का, और लेस देन होता है इक्वल टू होता है 1 का बच्चों। तो ये देख लीजिए 0 इसको लेस देन पढ़ते हैं, इक्वल टू पढ़ते हैं, एमपीसी रखिएगा, फिर लेस देन इक्वल टू कीजिएगा, 1 के बराबर होता है बच्चों। ठीक है, तो 0 और 1 के बीच में क्या रहता है एमपीसी, उसी को क्या बोलते हैं एमपीसी मान बोलते हैं बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। 32 में पूछा गया है किसी अर्थव्यवस्था में एमपीसी का अगर मान 0.4 है तो एमपीसी का मान क्या होगा बच्चों। अगर एमपीसी का मान 0.4 है तो एमपीसी का मान क्या होगा बच्चों। तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 32 का बी बिल्कुल सही होगा, 0.6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0.6। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, 32 का बी आंसर हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं 37 में, 33 में पूछा गया यदि अर्थव्यवस्था में एमपीएस में वृद्धि हो तो कुल बचत में क्या होगा बच्चों। देखिए बच्चों यहाँ पे एमपीसी दिया हुआ था और एमपीएस का मान पूछा था। 0.4 से कितना वृद्धि हुआ था, 0.2 वृद्धि हुआ था। याद रखिएगा एमपीसी से एमपीएस में जाने पर कितना का वृद्धि हुआ था, 0.2 में, अगर 0.4 है तो। आगे बढ़ते हैं बच्चों इसी में, अगर यदि अर्थव्यवस्था में एमपीएस में वृद्धि होती है तो कुल बचत में क्या होगा बच्चों। तो 33 का राइट आंसर होगा आपका सी, कमी होगा या अपरिवर्तित रहेगी बच्चों। अगर एमपीएस में जो वृद्धि होगा तब कुल बचत में क्या होगा, अगर एमपीएस में वृद्धि होगा तो कुल बचत में याद रखिएगा कमी होगा या अपरिवर्तित रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। 34 में पूछा गया भारत में वित्तीय वर्ष की वह कालावधि होती है। भारत में जो बच्चों वित्तीय वर्ष होता है, मान लीजिए पूरा बैंक में देखिएगा एक दिन बैंक में पूरा वित्तीय वर्ष रहता है। तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सी बच्चों, 1 अप्रैल से 31 मार्च। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि आपका हर एक एग्जाम में पूछा ही जाता है। एकदम कंठस्थ कर लीजिए, 1 अप्रैल से 31 मार्च यानी कि 2 दिन याद रखिएगा, उल्टा 31 मार्च और उसका अगला दिन 1 अप्रैल। ये 2 बच्चों आप लोग का वित्तीय वर्ष होता है बैंकों का। उस दिन आप लोग का बैंक में काम उतना नहीं होगा बच्चों। ठीक है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च क्या होता है, वित्तीय वर्ष होता है, बिल्कुल याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 35 में। 35 में पूछा गया निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है। तो देखिए बच्चों 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सी, निगम कर। जो निगम कर होता है वो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण होता है बच्चों। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या हो गया, प्रत्यक्ष कर कौन सा हो गया, निगम कर, बिल्कुल सही हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 36 में। 36 में बोला गया राजस्व घाटा क्या होता है। देखिए बच्चों अगर किसी राज्य का राजस्व घाटा होता है उसका क्या मतलब हम लोग समझेंगे। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ए, राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्ति का अंतर। मतलब बच्चों देखिए जो राजस्व प्राप्ति हो रहा था राज्य को,
और जितना वो खर्चा कर रहा था उसमें अंतर आ गया, क्या हो गया, डिफरेंस हो गया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, राजस्व घाटा कहते हैं। मतलब खर्चा ज़्यादा हो गया बच्चों और प्राप्ति कम हो रहा है तो उसको राजस्व घाटा कहते हैं। तो 36 का राइट आंसर क्या हो गया बच्चों, 36 का ए बिल्कुल सही हो गया। राजस्व घाटा किसे कहेंगे, राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्ति का अंतर, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका 36 का ए। आगे बढ़ते हैं 37 में बोला गया किस प्रकार की वस्तुओं के उपभोग में प्रतिद्वंदता नहीं होती है, यानी कि कंपटीशन नहीं होता है बच्चों। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, सार्वजनिक वस्तु। अगर कोई वस्तु सार्वजनिक है तो उस पर क्या होता है, कंपटीशन नहीं होता है, प्रतिद्वंदता नहीं होता है। तो सार्वजनिक वस्तु जो है उसमें प्रतिद्वंदता नहीं होता है बच्चों। तो 37 का राइट आंसर क्या हो गया, 37 का ए बिल्कुल आपका सही हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों 38 में पूछा गया विश्व बैंक जिसको वर्ल्ड बैंक बोलते हैं उसकी स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो 38 का राइट आंसर होगा बच्चों बी, 1944 में। वर्ल्ड बैंक, पूरा दुनिया का वर्ल्ड बैंक जो होता है बच्चों उसका स्थापना कब हुआ था, 1944, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 39 में। 39 में पूछा गया जब किसी देश के विदेशी विनिमय दर का निर्धारण बाजार शक्तियों के द्वारा होता है तो इस प्रकार की विनिमय दर को क्या कहा जाता है। इस प्रकार का विनिमय दर को बच्चों क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर याद रखिएगा 39 का आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तृतीय विनिमय दर, इसको क्या कहते हैं, तृतीय विनिमय दर कहते हैं बच्चों जब किसी देश के विदेशी विनिमय दर का निर्धारण बाजार शक्तियों के द्वारा होता है तो इस प्रकार के विनिमय दर को क्या कहते हैं, तृतीय विनिमय दर। ठीक है, जब मान लीजिए कोई देश का मुद्रा है उसका जो बाजार में विनिमय जो दर है वो किस पर डिपेंड करे, बाजार का शक्ति पे, बाजार में कितना पावर है, तो हम लोग कहेंगे तृतीय विनिमय दर बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 का देखिए बच्चों आप लोग का 40 में पूछा गया है आपका निम्नलिखित में से भुगतान संतुलन के चालू खाते का एक घटक कौन सा है। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सी जो है वो सही हो जाएगा आपका वस्तुओं का आयात, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा बच्चों, वस्तुओं का आयात बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अभी तक मैंने जो 40 क्वेश्चंस कराए हैं इसका अगर आंसर आप लोग को एक करके क्लियर नहीं है तो आप लोग यहाँ पे एक बार क्या कर लीजिए, यहाँ पे हम बना के रखे हुए हैं पहले से 1 से लेकर 40 तक, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और बारी बारी से एक क्वेश्चन अगर आप लोग नहीं उतारे हैं और अगर नहीं याद हुआ है तो आप लोग एक करके क्वेश्चन उतार लीजिए, उसका राइट आंसर भी यहाँ पे दिया गया है, आप इसको राइट आंसर को भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए और ये अच्छे से याद कर लीजिए बच्चों। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह का आप लोग का और भी क्वेश्चंस लेकर आए जो आप लोग को सीधे एग्जाम में देखने को मिलेगा। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद, जय झारखंड।